नमस्कार, स्वागत है आपका हम लोग में। मैं हूं नगमा। कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती हुई आशंका को लेकर देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है अस्पतालों में कि जरूरत पड़ने पर बेड, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कमी न हो, जैसा कि दूसरी लहर के दौरान हुआ। तकनीकी स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी नए खतरे के लिए तैयार किया जा रहा है और इन तमाम तैयारियों के बीच एक अलग से भी तैयारी हो रही है और वो तैयारी है बच्चों को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका असर बच्चों पर हो सकता है। हालांकि एम्स के निदेशक ने यह कहा है कि ऐसी कोई भी सबूत नहीं है कि इसका ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा वयस्कों के मुकाबले। दूसरी तरफ कोरोना के लगातार घटते असर के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, अनलॉक 3, और दिल्ली में सोमवार से सब कुछ खुल रहा है। यानी कि मेट्रो अपनी पूरी क्षमता पर चलेगी, थिएटर खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं कम क्षमता पर ही, लेकिन स्कूल कॉलेजों को लेकर अभी सरकार ने किसी तरह का फैसला नहीं किया है। कहा जा रहा है कि हालात सुधरे या सुधरते रहे तो भविष्य में स्कूल जल्द खुलेंगे और तब स्कूल में बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने का बड़ा सवाल होगा। और यह भी सवाल खड़ा होगा कि क्या बच्चों को बिना वैक्सीन के डोज दिए ऑनलाइन कक्षाओं के बाद सीधे स्कूल भेजना मुनासिब होगा। चूंकि अभी भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका देने की प्रक्रिया में वक्त है और बच्चों का टीका भी फिलहाल तैयार नहीं है, लिहाजा सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर ही। और सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चों के स्कूल कैसे खोले जाएंगे, किस तरीके से स्कूल खोले जाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से यहां पे पालन होगा और स्कूलों में जाकर बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी अहम है कि स्कूलों को खोला जाए और कई जगह पे खोला जा भी रहा है। सरकारें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने के आदेश के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला ले रही हैं। जैसे हरियाणा में 16 जुलाई से अलग अलग फेज में स्कूल खुले हैं और पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल आए। 23 जुलाई से दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं के बच्चे आए। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के छात्र आएंगे। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं के छात्र स्कूल आएंगे। इसके अलावा गुजरात, पंजाब और तेलंगाना में भी 26 जुलाई से स्कूल शुरू होने वाला है। 45 से 50% ही छात्रों को आने की इजाजत है। और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अभी स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो दूसरे राज्य जहां पर स्कूल खुल रहे हैं वहां के हालात देखने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। इस बीच एक अहम जानकारी कल एनडीटीवी से बातचीत करने में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी और कहा कि वैक्सीन जो है बच्चों की, उस पर बातचीत हो रही है और ऐसी उम्मीद है कि शायद सितंबर तक 12 साल से ऊपर के उम्र के बच्चों की वैक्सीन आ सके या आ जाए। तो इसको लेकर उम्मीद है कि स्कूल्स खुलेंगे तो शायद वैक्सीनेशन के बाद अगर स्कूल्स खुलें तो ज्यादा सुरक्षित होंगे बच्चे। और हम लोग में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मेहमानों का जो पैनल है उसमें डॉक्टर राजीव सेठ हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ज्योति अरोड़ा प्रिंसिपल हैं माउंट आबू स्कूल दिल्ली में, नीता अरोड़ा प्रिंसिपल हैं श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 18, डॉक्टर पूजा मित्तल हैं अभिभावक, श्रीरंग सामंत हैं अभिभावक जो मुंबई से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। डॉक्टर पूजा मित्तल, आपसे मैं पहले ये समझना चाहती हूँ कि जब अब ये चर्चा हो रही है और बहुत सारे राज्यों में स्कूल खोलने की बात है, हरियाणा जो एनसीआर में आता है वहां पर भी स्कूल खुलने की बात है क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार नजमा जी। मैं सबसे पहले एज अ पेरेंट ये कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ स्कूल खुलने के, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर नहीं है। सबसे पहले बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिली है। इनफैक्ट बाकी जो स्टाफ है, ड्राइवर्स, नैनीज, इन लोगों ने भी प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन अभी तक नहीं ली है। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिलती तब तक स्कूल खुलने का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। और वैक्सीनेशन पूरा मिलने के बाद भी अगर हम पूरे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर है, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते जितना मर्जी हम उनको इंस्ट्रक्ट कर लें। बहुत टाइम से वो घर के अंदर हैं, जब वो स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे तो बच्चों को हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और वंस अगर वो स्प्रेड हुआ
तो वो एक बच्चे से बहुत ज्यादा लोगों तक फैलेगा। और अभी तो हम सेकेंड वेव से ही उभरे नहीं है, वो अभी तक गई नहीं है। और अगर ये और ज्यादा हुआ तो थर्ड वेव के लिए हम लोग पहले से ही डरे हुए हैं। सेकेंड वेव के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक समझ नहीं आए हैं। तो आपका कहना है कि अभी सेकेंड वेव से हम उभरे रही हैं, वैक्सीनेशन नहीं हुई है और असुरक्षित होगा बच्चों को स्कूल भेजना, आप इसके फेवर में नहीं है। श्रीरंग सामत मुंबई से जुड़ रहे हैं। श्रीरंग जी, आपका क्या ख्याल है, क्या छोटे बच्चों को या बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित होगा? क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि 6th ऑनवर्ड स्कूल खोलने की ज्यादातर बात है और नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन इस उम्र के बच्चों में असर कम होता है अगर कोविड उन्हें हुआ भी तो दूसरी बात ये कि एक समस्या खड़ी होती है कि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, यानी कि दूरी बनाए रखना, मास्क पहने रखना दिन भर में, क्या ये बच्चों के साथ मुमकिन हो पाएगा स्कूल में? आपकी राय क्या है? मुझे तो यही लगता है कि ये जो आपने बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल जो है वो तो बच्चे लोग वैसे भी कहा जाए तो वो फॉलो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर अगेंस्ट स्कूल रीओपनिंग। तो स्कूल रिपन तो होने ही नहीं चाहिए। वैसे तो महाराष्ट्र के बारे में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र आज भारत में नंबर 2 है या नंबर 1 है। तो ये हिसाब से तो आई डोंट थिंक देयर इज कुछ भी हो सकेगा वहां पे। तो स्कूल तो होने ही नहीं चाहिए कि बच्चे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं फॉलो करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर कोरोना का प्रादुर्भाव जो है वो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बात ये है कि बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर में बंद है, माँ बाप उनको मॉल्स भी लेके जा रहे हैं, बाजार भी लेकर जा रहे हैं, छुट्टियों पे भी जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ स्कूल्स, ये भी एक देखना होगा कि बच्चों के मानसिक विकास पे भी, खास करके छोटे बच्चों पे बहुत असर पड़ा है। 1.5 साल से बच्चे घरों में बंद हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बंद हैं और उनका जो सोशल इंटरेक्शन है, जिस तरह का ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। क्या इन चीजों की भी फिक्र है आपको? नहीं, कैसा है मालूम है कि अगर वो बच्चे लोग है ना, अगर मॉल जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, ऐसे जो आपने कहा, कोई लोग घूमने भी जा रहे हैं, बट ये जो जा रहे हैं वो अंडर पेरेंट्स गाइडेंस जा रहे हैं। पेरेंट्स का उनके ऊपर हर बार नजर रहेगा कि वो कहाँ हाथ लगा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बात करे। जब ये स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट की नजर से काफी दूर हो जाते हैं, या तो उस टाइम उनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा? स्कूल टीचर है, स्कूल ये भी है, बट वो बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि माँ बाप की निगरानी में बच्चे कहीं जा रहे हैं तो एक अलग बात है, पर कौन इनके ऊपर निगाह रखेगा? नीता अरोड़ा, आप प्रिंसिपल है श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल की। इन अभिभावकों की बात सुनी आपने, एक डर बना हुआ है और इसके साथ साथ एक तीसरी लहर का भी जो संकट है, एक आशंका है, वो है। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि कौन से क्लासेस पहले खुलने चाहिए, कब और कैसे स्कूल खुले? ये एक संकट होगा आप लोगों के सामने। मेरे ख्याल से बाल रोग विशेषज्ञ या छाती के रोग, यानी कि पल्मोलॉजिस्ट जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कोरोना का किसको दुष्प्रभाव सबसे अधिक पड़ने वाला है। अगर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये कहते हैं, जो कि खुद ही फेफड़ों के स्पेशलिस्ट हैं, कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि 12 साल से छोटे बच्चों के लिए खतरा सबसे कम है, तो हमें मौका देना चाहिए स्कूल खोलने का। लेकिन सिर्फ वही बच्चे स्कूल आए जो नजदीक रहते हैं, ताकि उनको बसेस में ट्रैवल ना करना पड़े। दूसरा, क्या सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है? जिन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल रही है और नजदीक रहते हैं, उनको तो बहुत ही जरूरी है कि 2 साल होने को आ रहे हैं और वो बच्चे पढ़ाई से महरूम है। एक हफ्ते में अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि हम एक वर्कशीट से पढ़ा लेंगे, वो गलत है। ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो इनफ नहीं है। बच्चों की इमोशनल और सोशल एक विकास कम हो पा रहा है। पर नीता जी, आप क्या कह रही हैं कि चॉइस होना चाहिए, जो बच्चे आ सके वो आए, आसपास रहना चाहिए, और स्कूलों के पास भी चॉइस होनी चाहिए। क्या स्कूल इस तरह से सक्षम है कि वो बच्चों का ध्यान रख पाएंगे? क्या उनकी सब टीचर्स ने वैक्सीनेशन ले लिया है? क्या स्कूल के सब कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन ले ली? गार्ड से लेकर आया जो भी स्कूल के बच्चों के संपर्क में आएंगे, और यह सवाल कि बच्चे टीचर्स की नहीं सुनते थे। तो क्या स्कूल्स जो हैं, दूसरी बात ये भी कि जैसा आप कह रही है कि स्कूल्स अगर खुलते हैं तो बसेस नहीं होंगी, अभी भी जो शुरू में 1 महीना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तो ऐसे में कितने लोगों के लिए, ज्योति जी आप क्या मानती हैं, माउंट आबू स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप, आपका क्या कोई, अगर सिर्फ स्कूल्स खुलने की बात होती है, आप लोग क्या इसको लेकर कुछ प्लान, कोई तैयारी है? कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं अलग अलग संस्थाओं से, तो किस तरह से, क्या स्टैगरिंग फेज में कैसे स्कूल खुले? अगर बसेस नहीं है तो बहुत बच्चों के लिए आना भी मुश्किल होगा, तो क्या प्लान है? थैंक यू अनुपमा जी।
एक्चुअली ये समय ऐसा है कि जब हमें स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, इससे ज्यादा इस चीज पर डिस्कशन करनी चाहिए कि स्कूल्स को कैसे खोला जाए, क्योंकि सेफ्टी प्रायोरिटी है। मैं बिल्कुल यही पूछ रही हूँ आपसे कि स्कूल्स को कैसे खोलना चाहिए, क्या स्कूल तैयार हैं, कितने फेजेस में खुलना चाहिए? बिल्कुल, हमने पिछले ही साल अपनी ज्यादातर स्कूलों ने मेरी जानकारी के मुताबिक एसओपीज रिलीज की थी। तो एसओपीज रिलीज करते वक्त स्टैगर्ड अप्रोच हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, ओरिएंटेशंस की बात हो, ट्रेनिंग्स की बात हो, और स्कूल में हर तरह का जिस तरह से पूरे सिस्टम को गेयर अप करना है, उन सारी चीजों पर बहुत अच्छे से विचार करते हुए एक बहुत अच्छी एसओपीज WHO की गाइडलाइंस को नजर में रखते हुए और यूनिसेफ की उनको नजर में रखते हुए बनाई गई थी। स्कूल पूरी तरह से तैयार है। एज एन एडुकेटर और प्रिंसिपल मैं समझती हूँ जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको मेंड करना इस समय बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरी सावधानी के साथ अगर स्टैगर्ड अप्रोच हो, एक दिन में अगर 33% बच्चों का रेशो लेके चला जाए, और जहां तक ये है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और उसको कैसे फॉलो करेंगे उसकी ओरिएंटेशंस दी जाए। बच्चे अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी हैं ज्योति जी, हमने पढ़ा के बहुत अभी कोविड-19 के बारे में फिर भी अब थोड़ी बहुत जानकारी आ गई है, और जो इंडिया टास्क फोर्स है, यूनिसेफ, यूनेस्को, लैंसेट का इंडिया टास्क फोर्स, इन लोगों ने एक डिटेल्ड रिकमेंडेशन, कुछ सुझाव स्कूलों को दिए हैं गाइड करने के लिए कि कैसे इन्फेक्शन, संक्रमण का रिस्क कम से कम किया जाए और क्या ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाए रिकमेंडेशंस। इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को इस तरह के रिकमेंडेशंस मिले हैं क्या? ज्योति, नीता, आप दोनों में से कोई भी बोलना चाहें? बिल्कुल, बहुत सारे रिकमेंडेशंस हमें मिले भी हैं और उसको हमने बहुत ही मद्देनजर रखते हुए ही, जो मैं आपको कह रही हूँ कि एसओपीस रिलीज की गई थी, जो कि आप कुछ बता सकेंगे इनमें से पॉइंट्स के क्या हैं वो मोटे तौर पे एसओपीस? उसमें मोटे तौर पर ये है कि स्कूल में से पूरे सिस्टम को में एक टास्क फोर्स बनाई जाए और उसमें जितनी भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प करने की जरूरत है। और अब हम इस समय तक उसको काफी कुछ हम एडिशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कर चुके हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर स्टेशंस की बात करें, चाहे आप सैनिटाइजेशन पॉइंट्स की बात करें, चाहे आप अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल रूम सेपरेट करें। और अब जबकि हम वैक्सीनेशन के दौर से निकल चुके हैं, तो इस समय वैक्सीनेशन सभी टीचर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरा सर्वे ये कहता है कि करीब 80 से 85% स्टाफ इंक्लूडिंग क्लास 4 सब वैक्सीन ले चुके हैं और उस प्रोसेस में भी हैं। तो अगर हम इन सारे एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इस समय हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, उसके लिए भी हम लोगों ने अपना जो हमारा काउंसलिंग डिपार्टमेंट, इस पे हम लौटेंगे इस पर चर्चा करने के लिए ज्योति जी, कि किस तरह से जो 15 महीने गुजरे हैं जब स्कूल्स बंद रहे हैं उसमें बच्चों का क्या नुकसान हुआ है, क्या ऑनलाइन पढ़ाई इसकी भरपाई कर सकती है, और क्या अब इन बदले हुए माहौल में ऑनलाइन ही एक विकल्प बचा है। पर डॉक्टर राजीव सेठ पहले बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ये जो बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो रही है डॉक्टर राजीव, उसमें आपके मुताबिक क्या ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि छोटे बच्चों में जो नर्सरी से क्लास 5 है उनमें देखा जाता है कि फिर भी असर कम है, उनके पास वैसे वैक्सीन भी नहीं है, तो किस क्लास के बच्चे पहले स्कूल जाएं? एक डॉक्टर के तौर पे आप क्या सुझाव देंगे? और वैक्सीनेशन पे आगे बात करेंगे कि कितनी सुरक्षित है वैक्सीन बच्चों के लिए और कब तक आएगी। राइट, सो आप सब लोग बहुत ठीक बात कर रहे हैं और आपने भी इतने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं सब लोगों ने। देखिए, छोटे बच्चे जो लेस देन 6 इयर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल या प्री स्कूल्स में रहते हैं और जो उनसे होता है मिडिल स्कूल और उसके बाद आपके सेकेंडरी स्कूल्स, सो विदाउट वैक्सीनेशंस इट्स अ वेरी हाई रिस्क कि आप बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। अगर वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले 12 साल से ऊपर के बच्चों में आएगी, क्योंकि दैट इज द वे जो उनकी ट्रायल्स हो रही हैं और प्रेडिक्शंस हैं कि अगले 2 महीने में पता चलती हैं। तो वैक्सीन देने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा जाए तो बेस्ट है। सर्टेनली अभी तक हमारी अडल्ट वैक्सीन, जैसे हमारे पास हम इतने सारे बच्चे देखते हैं, फर्स्ट वेव में भी बच्चों को डिजीज हुए थे, बाद में तो ये आईसीएमआर का डेटा भी कहता है कि 70% बच्चों को इन्फेक्शंस हुए थे, बट वो या तो माइल्ड थे या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन ये बच्चे सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, तो जब अब इतने सारे वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, सो एक कंसोर्शियम भी गवर्नमेंट ने बनाया है जिससे वो डेल्टा वेरिएंट्स उनको स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक ब्लैंकेट सारी कंट्री के लिए एक पॉलिसी नहीं बन सकती
कि आप इन बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि हर एक रीजन, हर एक में सिचुएशन डिफरेंट है। और जहां डेल्टा वेरिएंट, जो अब ये भी कहा जाता है अभी पूरा वो नहीं है कि वैक्सीन उनमें कितनी इफेक्टिव रहेगी। सो बहुत सारे सस्पेंस हैं इस समय। सो मैं तो ये सोचूंगा कि सेफ्टी बच्चों के लिए है कि अभी वो घर पे ही बने रहें, लेकिन हाँ, उनके मानसिक उसके लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अब सब चीज ओपन है, सोशल डिस्टेंस के साथ, पेरेंटल गाइडेंस के साथ। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और ज्यादा मैं सोचता हूँ टीवी, सोशल मीडिया, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे ट्रिगर्स होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बच्चे ठीक तरह सो नहीं पा रहे हैं, सब टाइम 8-8, 10-10 घंटे तक ऑनलाइन काम करना भी ठीक नहीं है। तो ये स्कूल के टीचर्स को भी देखना चाहिए कि लिमिटेड अबाउट 2 hours इज मैक्सिमम दे शुड हैव ऑनलाइन कोर्सेज। सो इनका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, और 2-3 महीने में जब हमारे पास बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय हमें ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन आएंगी वो कब तक आएंगी, उनकी कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पे ये ट्रायल चल रहा है, कितना समय हुआ है इस ट्रायल को, क्या सुरक्षित है बच्चों के लिए वैक्सीन। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं कि 15 महीनों से ऑनलाइन स्कूल और स्कूल जो बंद रहे हैं उससे बच्चों पर क्या असर पड़ा है, क्या वक्त आ गया कि स्कूल खुले, क्योंकि खास करके जैसे दिल्ली और एनसीआर में और दिल्ली में अब ज़्यादातर चीज़ें खुल रही हैं, मॉल है, थिएटर है, मेट्रो। तो क्या अब स्कूलों को खुलने का वक्त आ गया है? गुरुग्राम जो दिल्ली के बिल्कुल पास है और हरियाणा के ज़्यादातर स्कूल खुलने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल छोड़कर 6th क्लास से ऊपर के स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन क्या अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव सेठ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। आप वैक्सीन पे हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर राजीव सेठ, आप वैक्सीनेशन के बारे में बच्चों की हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि मन में एक ये डर है अभिभावकों के, तमाम लोगों के, कि ट्रायल का समय बहुत कम रहा है, ऐसे में वैक्सीन बच्चों को देना जिसकी ट्रायल की अवधि अमूमन लंबी रहती है जब आप बच्चों को कोई वैक्सीन देते हैं, पर इसमें एक डर बना हुआ है या सवाल है, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को कि अगर सितंबर में बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाती है 12 साल से ऊपर की, तो उसको भी लेकर एक सवाल और चिंता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन बच्चों की वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा जब उनकी जो रेगुलेटर्स की ट्रायल्स हैं वो पूरी हो। सितंबर तक बिलीव करते हैं कि 2 वैक्सीन्स हैं इंडिया में, एक है कोवैक्सिन और दूसरी है जायडस कैडिला। सो जायडस कैडिला ने जो रिसर्च करी है अपनी, वो 12 साल से बड़े बच्चों में की है, और जो दूसरी है कोवैक्सिन, उन्हें 2 साल से 18 साल के बीच में उन पे अध्ययन किया हुआ है। तो इन दोनों का जब डेटा सामने आएगा उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये 2 वैक्सीन अप्रूव होंगी। और दोनों वैक्सीन, जैसे कोवैक्सिन जो है उसके बारे में तो हमें एक्सपीरियंस है, साइड इफेक्ट्स उसके बिल्कुल ना के बराबर हैं। और जो दूसरी वैक्सीन है वो डीएनए वैक्सीन है, जिससे बड़ी आसानी से, और कहते हैं वो पेन फ्री टेक्नोलॉजी में भी उस पर काम चल रहा है कि कितनी आसानी से बच्चों को दी जाए। लेकिन ये वैक्सीन जब मिलेंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी हमारे हिंदुस्तान में 440 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में, तो बहुत बड़े, और बच्चे सब तरफ हैं। और बच्चों की जब बात करते हैं तो आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को नहीं छोड़ सकते। दूर दूर गांव में और पुराने अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इतने सारे बच्चे हैं जिनको रूटीन वैक्सीन ही नहीं मिल पाती हैं, तो उनको भी कोविड वैक्सीन और उसकी हेजिटेंसी और उन लोगों को उनका सामना हमें करना पड़ेगा। तो बच्चों की वैक्सीन में जरूर चैलेंजेस आएंगे और हमें सब्र रखना है। सबसे पहले तो यही है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे एडल्ट्स को वैक्सीन मिल जाएं, और उसमें भी हम देख रहे हैं अभी हेजिटेंसी कई लोगों में है, जो आप सब जानते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ जो स्कूल्स की प्रिंसिपल मौजूद हैं, ज्योति अरोड़ा और साथ साथ नीता अरोड़ा। हम ये समझना चाहते हैं कि जो वैक्सीन की गैप की बात है वही एजुकेशन में, शिक्षा में भी देखी गई है नीता जी, क्योंकि जो एजुकेशन, पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है वो उसके भी
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, जो गरीब हैं वहां पर ये नुकसान ज्यादा हुआ है, ड्रॉप आउट ज्यादा हुए हैं, उन बच्चों के जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया नहीं था वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। तो और ये भी देखा गया स्टडीज में कि जहां पर घर में पढ़े लिखे माँ बाप थे, माँ पढ़ी हुई थी, वहां पर उन बच्चों में इतना ज्यादा ये नुकसान नहीं देखा गया है। तो बतौर एक प्रिंसिपल आपने क्या पाया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स भी होंगे, दूसरे भी, तो इन लोगों को ज्यादा मुश्किल आती है अगर आप घर में सिर्फ बंद है। बहुत ही अच्छा है। हमारे पास 25% बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आता है, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके पास फोन नहीं था। कुछ घंटे हर बच्चे के पास फोन रहता था। और आप हम खुद भी देखते हैं कि दिल्ली के अंदर आपको एक, मतलब मेरे घर में जो पहले मदद करती थी मेरी अपनी आती, उनके पास 2-2 फोन होते थे घर में हमेशा जी। और ऐसा कभी भी मैंने नहीं पाया। और अगर सरकार को लगता है कि बच्चों के पास फोन नहीं है, तो आजकल हम मिड डे मील नहीं दे रहे, आजकल हम यूनिफॉर्म नहीं दे रहे, तो हम उनको एक फ्री फोन जिन घरों में नहीं है वहां उन बच्चों को मुहैया कराएं। पढ़ाई की सबसे बड़ी जरूरत है समाज को मजबूत बनाने के लिए। आज का समाज ही नहीं, जो आगे आने वाला समाज है, हमें इसकी बहुत बुरी भरपाई करनी पड़ेगी अगर हम बच्चों को शिक्षा से वंचित रखेंगे। और विक्टर ह्यूगो ने तो साफ कहा है, अगर आप शिक्षा के दरवाजे खोलते हैं तो आप जेलों के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लगता है ये सोचकर कि इतने सारे बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन कक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्कूलों को तो खुलना ही पड़ेगा कभी ना कभी। अभी भविष्य जो है शिक्षा का, नीता जी आपकी क्या राय है? क्या उसको री इमेजिन करने की जरूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम? एक तो ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच हमको शुरू से ही अपना कर चलनी है। मतलब अब कोविड हो या ना हो, स्कूलों को तैयार रहना चाहिए कि कुछ बच्चा स्कूल आया, जो बच्चा स्कूल नहीं आया उस तक शिक्षा पहुंचे। फिनलैंड क्यों इतना सक्षम है? क्योंकि फिनलैंड का जो बच्चा बीमार होता है उसके पास भी पढ़ाई उसके घर जाती है। हमारे देश में जो बच्चा नहीं आया उसकी परवाह नहीं होती, वो छूटता चला जाता है। कैसे छूट जाते हैं बच्चे? हर बच्चों को हमें पढ़ाई जरूर पहुंचानी है। अगर हमने कहा है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी है, तो कंपलसरी सिर्फ पास करना नहीं है, कंपलसरी पढ़ाना होना चाहिए। हमने उसका मतलब उल्टा निकाल लिया है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, चाहे वो स्कूल आए या ना आए। लेकिन हमारी कि ये अप्रोच लेना होगा और सोचने की जरूरत है अब कि किस तरह से, क्योंकि कुछ एक निश्चित समय नहीं है कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति जी, एक ये भी चीज देखी गई है, जैसे यहाँ पे भी दोनों अभिभावक जो मौजूद हैं, जाहिर है कि लोगों में ये डर है कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। अब कहीं और आप ले जाते हैं तो अपने गाइडेंस में ले जाते हैं। तो वैसे में मैं देख रही थी कि राजस्थान में कुछ पेरेंट्स ने एक शुरुआत कर दी है कैंपेन की कि नो वैक्सीन नो स्कूल, और ये भी कह रहे हैं कि दबाव है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट पे, प्राइवेट स्कूल्स का दबाव है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट पर कि वो जल्दी स्कूल्स को खोलने की इजाजत दें ताकि जो फीस अभी एक कम फीस ली जा रही है वो वापस पूरी फीस चार्ज कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि अभिभावकों में तमाम तरह के सवाल हैं। आप लोगों ने अभिभावकों से अपने स्कूल में भी बातचीत की होगी, तो किस तरह की राय सामने आ रही है? देखिए, ये जो मामला है वो सिर्फ फीस का नहीं है। हम बार बार जो स्कूल खुलने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लर्निंग गैप्स को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमें मालूम है कि उसको भरपाई करना हमारे लिए भविष्य में कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी नीता मैम ने भी कहा कि बच्चों के पास डिवाइसेस अगर नहीं है, बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं पहुंच रही है, तो आप इमेजिन करिए कि 15 महीने से बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे। हम तो देखिए, लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प निकल के आया, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास नहीं पहुंचा ये सब कुछ। तो सवाल ये नहीं है, हाँ हम लोग हर क्लास के लिए, हर एज के लिए स्कूल जरूरी है। ठीक है, चाहे छोटे बच्चों की बात करें चाहे बड़े बच्चों की बात करें। इतना ही है, मैं जल्दी से सॉरी आपको मैं बीच में काट रही हूँ। आपने कहा लर्निंग गैप बहुत हुआ, इसलिए जरूरत है, सिर्फ फीस का मामला नहीं। डॉक्टर पूजा मित्तल और श्रीरंग सामंत अभिभावक हैं। मैं एक एक कमेंट आपसे चाहती हूँ कि आपका क्या सुझाव है? डॉक्टर पूजा मित्तल, आपका क्या सुझाव है, कैसे खुले और कब खुले स्कूल? मेरा यही मानना है कि वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बच्चों के प्रॉपर प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग को बच्चे फॉलो करें और स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो हम पेरेंट्स कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। बट बिफोर दैट इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू से। श्रीरंग जी, आप क्या मानते हैं? सजेशन आपका? वैक्सीन आप तक नहीं देते बच्चे लोगों को,
तब तक आप स्कूल ना खोले। स्कूल खोलने से स्प्रेडिंग ज्यादा होगी और बच्चों के हिसाब से जो घर में जो उनके सीनियर सिटीजन दादा दादी है या उनके माता पिता है उनको भी होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% सुरक्षा नहीं देता। तो अगर वो 100% सुरक्षा नहीं देता तो इसका मतलब है कि उसमें लूप होल्स है। हालांकि उसमें से मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है और सीनियर सिटीजन को ज्यादा खतरा है। तो बच्चे इज अ सुपर स्प्रेडर। सो मेरा तो कहना है कि आप जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से बच्चे लोगों तक नहीं पहुंचाते, जब तक बच्चे लोगों को पूरा वैक्सीन नहीं होगा, तब तक आप स्कूल ना खोले, उसके बारे में विचार भी ना करें, क्योंकि उससे जो नुकसान होगा वो पूरे जो थर्ड वेव जो बोल रहे हैं, जिसका जो सुपर स्प्रेडर और ज्यादा नुकसानदायक जो बच्चों को होने वाला है, तो वो आप उसको आमंत्रण दे रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप आओ और स्प्रेड हो जाओ। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक वैक्सीन बच्चे लोगों को नहीं आता, बच्चे मिलता नहीं है, तब तक आप जो कह रहे हैं, जो आपको डर और आशंका है कि हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा इसका असर अभी नहीं दिया गया, तो क्योंकि उनमें एक्टिव रिसेप्टर्स कम होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये स्प्रेड कर सकते हैं, घर लौटते हैं, और स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वहां पर भी एक वयस्क आबादी है जो आती है, टीचर्स हैं, हेल्पर, सपोर्ट स्टाफ है, तमाम लोग हैं, तो ये डर जो है वो बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो जिले जहां पर 5% से कम है ये पॉजिटिविटी रेट, उनको एक स्टैगर्ड वे में, यानी कि धीरे धीरे करके स्कूलों को खोलने के बारे में सोचना चाहिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय। तो अब बच्चों के लिए जो वैक्सीन आएगी उसकी ट्रायल में कई कंपनियां जुटी हुई हैं, और एक तो भारत बायोटेक बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। 12 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ है, अब 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इसके अलावा फाइजर बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। मॉडर्ना कंपनी 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन का ट्रायल भी जारी है, और चीन की कंपनी सिनोवैक का भी वैक्सीन ट्रायल चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी। और आप देख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खास सेगमेंट में गूगल और एनडीटीवी की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जलील पारकर। डॉक्टर जलील पारकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बच्चों की वैक्सीन आने की तैयारी चल रही है अब, और उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस ट्रायल का पीरियड कम रहा है और माँ बाप के मन में ये चिंता है कि कितनी सेफ होगी बच्चों के लिए ये वैक्सीन। कई कंपनियां ट्रायल में हैं, तो बच्चों पर कहा जा रहा है कि असर भी कम होता है। ऐसे में कितनी जरूरी है बच्चों के लिए वैक्सीन, छोटे बच्चों के लिए? देखिए, मैं पीडियाट्रिशियन तो नहीं हूं, लेकिन ये पूरे दावे के साथ और हक के साथ कह सकता हूं कि बच्चों के जो वैक्सीन आएंगे वो पूरी स्टडी होने के बाद ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खतरे में डालेंगे, दुनिया भर के बच्चों को वैक्सीन देना है और जल्दी लानी है, इसके लिए वैक्सीन मार्केट में आ जाए और सब बच्चों को वैक्सीनेशन कर दें, जिससे बच्चों के हित में न हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जो वैक्सीन जो भी आएगी वो रिसर्च बराबर होगा, और वो रिसर्च सही होने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस मुताबिक वो वैक्सीनेशन रिलीज हो जाएंगे मार्केट में विद ड्यू डिलीजेंस। जो भी है उसकी तहकीकात, उसकी पढ़ाई बहुत सही तरीके से होगी एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद ही वो मार्केट में आए। तो अभी ट्रायल जो है कई कंपनियां कर रही हैं, और 12 से ऊपर के बच्चों के लिए 12 से 18 17 साल जो है उसमें ट्रायल हो रही है। उससे कम उम्र के वैक्सीन की ट्रायल भी शायद कोवैक्सीन जैसी कंपनियां, भारत बायोटेक, ये कर रही हैं। तो इस उम्र के लिए भी वैक्सीन, क्योंकि इस उम्र में जो 12 से कम है शायद कोविड का असर कुछ कम देखा गया है, और
ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है इसमें भी कोई अब तक ऐसे सबूत सामने नहीं आए हैं कि बच्चों पर ही ज्यादा असर होगा अडल्ट्स के मुकाबले। देखिए, ये कोविड की बीमारी जो है ये नई है। अभी हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 साल भी पूरे नहीं हुए और पूरे विश्व में 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो जो भी जानकारी होती है, जो बीमारी जैसे ऐसी बीमारी जो है, जो वायरस तब्दीली लेता है, उस हिसाब से रिसर्च किया जाता है, स्टडी की जाती है और उसी के साथ उसका एक रेमेडी आ जाती है बाहर। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चों, हाँ अभी जो कह रहे हैं वो सही है कि बच्चों को बनिस्बत सीनियर सिटीजन्स हो या मिडिल एज ग्रुप हो, जिनको 45 के ऊपर हो, 60 के ऊपर हो, जिनको कोमॉर्बिडिटीज बहुत रहती है, उनके बनिस्बत बच्चों को उतनी कोविड बीमारी आई नहीं है। वो परसेंटेज उतना नहीं है, लेकिन पीडियाट्रिशियंस के पास वैसे केसेस तो आए हैं और उन्होंने उसका इलाज किया है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि बच्चों में आने वाला ही नहीं है तो क्यों वैक्सीन निकालना। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात होगी। ठीक है, आपसे एक सवाल ये समझना चाहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं वो कितनी असरदार हैं। अलग अलग उनकी एफिशिएंसी भी देखी गई है और कई जगहों पर देखा गया कि नए वेरिएंट्स के साथ जो पहले ज्यादा इफेक्टिव थी उनकी एफिशिएंसी भी कम हुई है, एफिकेसी जो है वो कम हुई है कई वैक्सीन्स की। तो कितना असरदार है टीका? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन काफी असरदार है और जैसे दूसरे वैक्सीन रहते हैं, जैसे फ्लू के लिए है, निमोनिया के लिए है, जो वैक्सीन आए हैं, तो उनके कंपैरिजन में एफिकेसी काफी अच्छी है, कुछ बुरी नहीं है। वैक्सीनेशन जी, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीनेशन के बाद सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमें जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हम हैं, हर एक ने करनी चाहिए। सैनिटाइजेशन मेंटेन करना चाहिए, यही एक सावधानी है। देखिए, ये सबको समझ के चलना है कि हमको कोविड के साथ अब जीना है। कोविड से आप भाग नहीं सकते और ये बीमारी जो है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि और 1-2 साल वो धीरे धीरे कम होगी। जैसे दूसरी बीमारियां पहले के इरा में 25-30 साल 40 साल पहले जो बीमारियां आई थी, तो उस हिसाब से वो भी अपनी एक जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कोविड अगर आप कहेंगे कि आज के आज खत्म होनी चाहिए, वो होने वाली नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमको इसके साथ जीना है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी रोबस्ट नहीं रही और इसी तरह हम लॉकडाउन्स करते रहें तो जो दिक्कतें आने वाली हैं, जो तकलीफें आने वाली हैं, वो कोविड से ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या खाने वाले हैं, आप अपने फैमिली को क्या खिलाएंगे। मानसिक परिस्थिति अभी ऐसी हुई है कि कोई नहीं चाहता कि वो घर पर बैठे रहे और हर कोई चाहता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जिए। हर कोई चाहता है कि वो रोजी के लिए घर से बाहर निकले। ट्रेन का जरिया होना चाहिए, बसेस का जरिया होना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि पूरी जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो बिखर जाएगी। जी, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि कोविड के साथ जीना है, तमाम सावधानियां बरतनी है और वैक्सीन्स ही एक रास्ता है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके बाद अर्थव्यवस्था भी खुले, लोग अपना काम भी करें और धीरे धीरे ही बीमारी जाएगी। शुक्रिया आपका डॉक्टर जलील पारकर। आज हमारे साथ इस वक्त हम लोग में इतना ही।